India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप का सफर। सुप्रीम कोर्ट India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया गया था जिसने अपने आदेश में एक बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा किया था। बता दें कि न्यायमूर्ति हर्षिकेश राय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक अधिकारियों के कार्यभार को देखते हुए ये चूक अनजाने में हुई होगी। साथ ही न्यायमूर्ति राय ने अपीलकर्ता के वकील को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की जिन्होंने निचली अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। बता दें कि मामला केरल के कटुगड़ा के एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश से संबंधित है जिसके द्वारा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बलात्कार के आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में मजिस्ट्रेट ने रेप पीड़िता का नाम भी उजागर कर दिया। इसके बाद बलात्कार पीड़िता ने बलात्कार पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने की कानूनी आवश्यकता के बावजूद उसका नाम उजागर करने के लिए न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसके लिए उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। बता दें कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने ऐसी किसी भी कार्यवाही का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि बलात्कार पीड़िता की पहचान की रक्षा के लिए सभी मामले के रिकॉर्ड को तत्काल गुमनाम करने के आदेश पारित किए गए थे। एकल न्यायाधीश ने कहा कि ये प्रावधान उन स्थितियों को कवर नहीं करता है जहां एक अदालत अपनी कार्यवाही के दौरान अनजाने में ऐसी जानकारी का खुलासा करती है। एकल न्यायाधीश ने आगे न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों से यौन अपराध पीड़िता की गुमनामी बनाए रखने की अपील की। किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉस्को और आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं। इस मसले पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे का पॉर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा। साथ ही सीजेआई ने कहा कि किसी से वीडियो का मिलना पॉस्को द्वारा 15 का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं और दूसरों को भेजते हैं तो ये कानून के उल्लंघन के दायरे में आएगा। साथ ही सीजेआई ने कहा कि सिर्फ इसीलिए वो अपराधी नहीं हो जाता क्योंकि उसे वीडियो किसी ने भेज दिया है। साथ ही सीजेआई ने कहा कि पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अपराध नहीं है। बच्चों का पॉर्न देखना भले ही कोई अपराध ना हो, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा। साथ ही सीजेआई ने कहा कि किसी के द्वारा व्हाट्सएप ऐप पर चाइल्ड पॉर्न को रिसीव करना अपराध नहीं है। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि क्या वीडियो को 2 साल तक अपने मोबाइल फोन में रखना अपराध है। साथ ही वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा कि लेकिन अधिनियम कहता है कि यदि कोई वीडियो या फोटो है तो आपको उसे हटाना होगा, जबकि आरोपी लगातार वीडियो देख रहे थे। जब आरोपी के वकील ने वीडियो के ऑटो डाउनलोड होने की दलील पर सीजेआई ने कहा, आपको कैसे पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो आपके फोन में है? आपको पता होना चाहिए अधिनियम में संशोधन के बाद ये भी अपराध हो गया है। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या इस मामले में आरोपी ने साइट पर वीडियो अपलोड किया था या उन्हें किसी तीसरे पक्ष ने वीडियो मुहैया कराया था।
उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें ये वीडियो अपने दोस्त से मिला है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने वीडियो अपलोड किया है। ये सवाल ये है कि क्या किसी के द्वारा भेजे गए चाइल्ड पॉर्न को डाउनलोड करना पॉस्को के तहत अपराध है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वाले एनसीपीसीआर को मामले में अपना लिखित जवाब 22 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है। साथ ही दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल किसी के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या उसे देखना कोई अपराध नहीं है। साथ ही पॉस्को अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली शराब केस में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क पेश किए। ईडी के वकीलों ने कहा कि बेल का मेडिकल ग्राउंड बनाने के लिए केजरीवाल जानबूझकर मीठी चीजें खाकर अपना डायबिटीज लेवल बढ़ा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि मुख्यमंत्री वही भोजन खा रहे हैं जो उनके डॉक्टरों ने डाइट चार्ट में उनके लिए लिखा है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि बेहतर होगा कि इस संबंध में एम्स के डॉक्टर से राय ली जाए। साथ ही कोर्ट ने भी संकेत दिए हैं कि वो अपनी ओर से मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दे सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि 22 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि केजरीवाल को उनके घर से भेजा गया घर का बना खाना जेल अधिकारियों द्वारा निर्धारित आहार के अनुरूप नहीं था। वहीं केजरीवाल ने ईडी के उस दावे का खंडन किया है जिसमें ये कहा गया था कि वो अपने रक्त शर्करा को बढ़ाने और चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के लिए आम खा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ये कहा कि जेल में भेजे गए 48 घर के निर्मित भोजन में से केवल 3 बार आम भेजे गए थे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा, आम और आलू पूरी जैसे मामूली खाने को इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन के खिलाफ कैसे पेश किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ईडी ने कहा कि एम्स के डॉक्टर्स को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमें ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है। ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का खाना 3 बार चेक किया जाता है, तब उनको खाना दिया जाता है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक-एक डिटेल किस कानून के तहत दी गई। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया था। जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वो फल या कुछ भी खाएं। दरअसल वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है, इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है जब तक कोर्ट की विशेष इजाजत न हो। हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये सुझाव देना पड़ेगा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने ये कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। एम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू, केला आदि से परहेज करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा है कि 1 अप्रैल को जब घर से बना खाने की इजाजत दी गई थी तो उस समय आपने जो डाइट चार्ट दिया उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए था। जज ने केजरीवाल के वकील से कहा कि आपके डाइट चार्ट और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट का तुलनात्मक चार्ट से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलाव की वजह से इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है। जेल प्राधिकरण ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है या फिर उनको कोई परेशानी हो रही है। जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो सब उपलब्ध कराई गई हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके। केजरीवाल के घर से दिए जा रहे खाने पर दलील देते हुए कहा, जेल में 48 बार घर का बना खाना गया,
जिसमें सिर्फ 3 बार ही आम भेजा गया और 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया, जबकि सिर्फ एक बार नवरात्रि के खाने में पूरी खाई गई। सिंघवी ने कहा कि क्या केजरीवाल कोई गैंगस्टर हैं कि अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीडियो के जरिए परामर्श की भी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अथॉरिटी और ईडी से जवाब देने का आदेश देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कि सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उनकी कथित टिप्पणी की एलोपैथी कोविड-19 का इलाज नहीं कर सकती है। इस मसले को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई FIR को एक साथ जोड़ दिया जाए। साथ ही ये देखते हुए कि याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई और आरोप पत्र दायर किया गया होगा, अदालत ने बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य को FIR और दायर आरोप पत्र के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। इस बीच अदालत ने रामदेव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे से भी मौजूदा मामले में शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनने के लिए कहा और इसके बाद कोर्ट ने मामले को छुट्टियों के बाद पोस्ट किया। साथ ही जस्टिस MM सुंदेशरेश और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ के सामने मामला रखा गया। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में FIR को दर्ज किया गया है। इसके अलावा IMA के पटना और रायपुर चैप्टर ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उनकी टिप्पणियों से कोविड-19 नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि प्रभाव की स्थिति में उनके द्वारा फैलाई गई गलत सूचना लोगों को महामारी के खिलाफ उचित उपचार का लाभ उठाने से रोक सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में योग गुरु बाबा रामदेव से कोविड-19 के एलोपैथी इलाज पर उसके बयानों के वीडियो और प्रतिलिपि पेश करने के लिए भी कहा था। साथ ही बता दें कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में रामदेव ने FIR को क्लब करने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने FIR की जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है। साथ ही FIR में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269, 504 और अन्य प्रावधानों के तहत अपराधों का उल्लेख किया गया है। साथ ही रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वादे का उल्लंघन करते हुए भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि साथ ही उन दोषी अधिकारियों से जुर्माना वसूलने की छूट भी दी गई है जिन्होंने चल रही कार्यवाही में गलत हलफनामे दाखिल करने में मदद की है। ये मामला हाईकोर्ट द्वारा अपने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निजी व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित वन भूमि को निजी भूमि के रूप में घोषित करने से संबंधित है, जबकि इसके पहले के आदेश में उसने स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि आरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व नहीं है, ये निजी व्यक्ति द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। साथ ही जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिससे वैधानिक सीमा के भीतर कार्य करने की उम्मीद की जाती है। उसने आगे बढ़कर वन भूमि को निजी व्यक्ति को उपहार में दे दिया जो अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सका। इसके अलावा अदालत ने वाद संपत्ति पर अपीलकर्ता तेलंगाना राज्य के रुख का खंडन किया, जिसमें पहले तो उसने ये रुख अपनाया कि वाद संपत्ति वन भूमि है और आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है, लेकिन बाद में के समिति का गठन करके अपनी स्थिति बदल दी। साथ ही अदालत ने कहा कि विवादित भूमि वन भूमि है जो आरक्षित वन का हिस्सा बन गई। साथ ही वन भूमि को निजी भूमि घोषित करके हाईकोर्ट द्वारा किए गए हस्तक्षेप पर भी कई सारे सवाल उठाए गए। अदालत ने कहा, हम ये समझने में असमर्थ हैं कि डिक्री के बाद पेश किए गए सबूतों पर भरोसा करके हाईकोर्ट कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। एक पार्टी के कहने पर जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के साथ सफल हुई, विशेष रूप से इस निष्कर्ष के आलोक में
की भूमि है जो आरक्षित वन का हिस्सा बन गई। साथ ही इसी आधार के आधार पर अपील की अनुमति दी गई। बता दें कि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हम जुर्माना लगाना उचित समझते हैं और इस फैसले की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं में से प्रत्येक को 5 लाख रुपए का भुगतान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को करना होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मामलों के फैसले में देरी के लिए अक्सर न्यायिक प्रणाली को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ज्यादातर समय इसके लिए वादी और राज्य अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। बता दें कि न्यायमूर्ति जे मुनीर ने टिप्पणी की, साथ ही आमतौर पर वादियों और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों का रवैया अदालती मामलों में देरी में योगदान देता है। कोर्ट ने कहा कि देरी के लिए न्यायिक प्रणाली पर पूरा दोष मढ़ा गया है। साथ ही वादी 75% योगदान करता है जो स्थगन चाहते हैं या अन्यथा प्रक्रिया में अपना हिस्सा पूरा करने में विफल रहते हैं। इसने विशेष रूप से आधिकारिक उत्तरदायित्वों का या सरकारी वादियों की आलोचना की और कहा कि वे लापरवाह थे क्योंकि उन्हें ये धारणा थी कि किसी मामले का परिणाम उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वे ऐसा अदालत के आदेशों के खिलाफ नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित प्रक्रियाओं के खिलाफ करते हैं कि मामला सुनवाई के लिए तैयार हो और कार्यवाही तय समय पर हो। साथ ही ये टिप्पणी जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया द्वारा निलंबन आदेश के अनुमोदन को चुनौती देने वाले एक मामले में की गई थी। साथ ही पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राज्य से याचिका पर जवाब मांगा था। हालांकि बार बार अफसरों के बावजूद राज्य ऐसा करने में विफल रहा। कोर्ट ने इस तरह की लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को 15 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही समय की कमी के कारण मामलों की सुनवाई 15 अप्रैल को नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 25 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की गई है, जबकि उच्च न्यायालय की वेबसाइट से पता चलता है कि जवाबी हलफनामा अब दायर किया गया है। न्यायालय ने अनुपालन न करने की स्थिति में अधिकारी को कार्यवाही की चेतावनी दी थी और इसने ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि हलफनामे को लागत के भुगतान के अधीन रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, जो कि अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को द्वारा दायर किए गए किसी भी प्रकार के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। साथ ही जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ सोशल एक्टिविस्ट अरुणा राय और निखिल डे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने अखिल भारतीय आवेदन पर आदेश पारित किया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और कहा कि कुछ बहुत शानदार हो रहा है। पिछले 6 महीनों में चुनाव की घोषणा के समय से लेकर चुनाव की पूरी अवधि के लिए 144 के तहत व्यापक आदेश जारी किए जा रहे हैं। आयोग ने चुनाव के अंत तक सभी सभाओं, बैठकों, प्रदर्शनों आदि पर रोक लगाता है। साथ ही जस्टिस गवई ने हैरान होकर सवाल किया, ऐसे आदेश कैसे जारी किए जा सकते हैं। सबमिशन में जोड़ते हुए भूषण ने संविधान खंडपीठ के 3 फैसलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश पारित करने से पहले कुछ शांति भंग होने की उचित आशंका होनी चाहिए। जस्टिस मेहता ने इस बिंदु पर भूषण से ऐसे किसी भी नोटिस या आदेश के माध्यम से अदालत को सूचित करने के लिए कहा। साथ ही अनुपालन में भूषण ने 16 मार्च को बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया। वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता जो मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों का प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करने के लिए लोकतंत्र यात्रा आयोजित करने के इच्छुक हैं, बहुत ही सीमित अंतरिम आदेश की मांग कर रहे हैं कि यात्रा आदि आयोजित करने की अनुमति मांगने वाले उनके आवेदन पर 48 घंटे के अंदर निर्णय लिया जाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनावों के संबंध में भी अनुमति मांगी गई थी, हालांकि अनुमति नहीं दी गई। साथ ही भूषण को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस गवई ने आदेश दिया कि अंतरिम आदेश के माध्यम से हम निर्देश देते हैं कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा
सक्षम प्राधिकारी को ऐसा कोई आवेदन किया जाता है तो उस पर ऐसे आवेदन करने के 3 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही जस्टिस गवई ने शुरू में 3 सप्ताह का समय कहा, लेकिन भूषण ने अनुरोध किया कि पहले की तारीख दी जा सकती है, अन्यथा चुनाव अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएंगे। अंततः नोटिस को 2 सप्ताह में वापस करने योग्य बना दिया गया। हालांकि जस्टिस गवई ने भूषण से ये भी कहा कि चुनाव जून तक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मतवल्लीशिप से संबंधित मुद्दे को तय करने का मूल अधिकार क्षेत्र वक्फ बोर्ड के पास है, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका को बोर्ड से अलग करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहला एक न्यायिक प्राधिकरण है, जबकि दूसरा प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटाता है। साथ ही इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर वक्फ बोर्ड की कानूनी शक्ति के बारे में जानकारी देंगे आपको। मुतवल्ली वो शख्स है जो वक्फ को एडमिनिस्टर और मैनेज करता है। तो किसके पास अथॉरिटी होती है मुतवल्ली को अपॉइंट करने की, वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल? इसे समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वक्फ होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो वक्फ शब्द का अर्थ है इस्लामिक तौर पर प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दान करना और चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करना। सुप्रीम कोर्ट ने एसवी चेरियाकोया थंगल वर्सेस एसवी पोकोया एंड अदर्स के केस में बताया कि मुतवल्लीशिप के इश्यूज से रिलेटेड डिसीजंस लेना वक्फ बोर्ड का अधिकार है, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल का। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है, जबकि वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज जैसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज से डील करती है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड इज टू remove and appoint mutawallis. तो फिलहाल के लिए आज के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.